हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, हमारे अतीत। क्लियर है? तो कल हम लोग आपका चैप्टर हमारा वही चल रहा है, मुगल काल और इतिवृत्त। क्लियर है? तो हम शाही नौकर परिवार शाही को हम आपका देख चुके हैं। शासक और इतिवृत्त के अंतर्गत कैसे कैसे वहाँ शासक रहा करते थे, क्या उनकी संरचनाएं थी, किस प्रकार से उनके फैमिली प्लानिंग थी और कैसे वो लोग रहते थे, कौन कौन उनके परिवार में था और कैसे कैसे उनको राजशाही जो आपके ट्रीटमेंट मिले हुए थे, वो सबको इसमें दिखाने का और देखने का हम लोगों ने प्रयास किया है। शाही नौकरी क्या थी, इन सभी को हम लोगों ने इसमें देख लिया और इतना देखने का प्रयास भी किया। इन सब चीजों को हम लोग देख लिया। जागीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त था। कह रहे जो जागीर का जो आपका शासनकाल था और उसमें एक वर्ग था, एक गुट था ईरानियों का, उनको क्या थे, ऊंचे पद प्राप्त थे। जागीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां 1665 में की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद नियुक्त किए। राजपूतों को उच्च पद पे बैठाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो औरंगजेब था। औरंगजेब ने जितने अच्छे मनसबदार औरंगजेब के समय में राजपूतों को मिले, शायद इतने अकबर के समय में भी ना मिले, जबकि अकबर के काल को उन्होंने स्वर्णिम काल बताया। क्लियर है? फिर भी शासन के अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे और इसके शासन में जो आपके मराठे थे वो भी अच्छी खासी फोर्स जो थी इसके समय में जॉब करती थी इसके यहाँ। यानी कि मराठे भी एक बहुत अच्छी संख्या में इसके यहाँ शासन कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। सभी अधिकारी के लिए दर्जे और पदों के दो तरह की संख्या और विषय पौधे होते थे। जात यानी कि शाही पद के जात का मतलब है शाही पद क्रम में अधिकारी का मनसबदार। पद और वेतन का सूचक था। सवार यह सूचित था कि उसे सेवा में कितने घुड़सवार की अपेक्षा है। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर के जात वाले मनसबदार को अभिजात, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जात यानी कि कास्ट 1000 का मनसबदार आपका दिया जाता था। ठीक, अभिजात। उमरा जो कि अमीर का बहुवचन है। उमरा क्या है? अमीर। अगर आप अमीर हैं और अमीर से आप क्या बनते हैं? उमरा, यानी कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में। यानी कि उमरा क्या था? एक उस जमाने का बहुत बड़ा उच्च वर्ग, यानी कि आपकी हैसियत बढ़ रही है और आप क्या हो गए? उमरा हो गए। सैन्य अभियानों से ये अभिजात अपनी सेनाओं में भाग लेते थे। ये लोग क्या करते थे? अपनी सेनाओं में भाग लेते थे। प्रांतों में साम्राज्य के अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारियों को भर्ती कराता था, उन्हें हथियारों के साथ लैस रखता था और उन्हें प्रशिक्षण क्या देता था? प्रशिक्षण, यानी कि जो उनको ट्रेनिंग है वो आपका प्रोवाइड करता था। घुड़सवारी फौज मुगलों का अपरिहार्य अंग थी। घुड़सवारी सिपाही शाही निशाने पर आपका पर्श भाग में दागे गए उत्कृष्ट घोड़े रखते थे। निम्न तय पौधों की संख्या अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं भी सभी अधिकारियों को पौधे की पदवी, अधिकारी नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। मनसबदार प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने यहाँ अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य यानी कि मुरीद की तरह मानते थे। उनका आध्यात्मिक रिश्ता भी कायम किया। कैसा किया? आध्यात्मिक रिश्ता। तो अब तक हमको यही पढ़ने के लिए मिला, यही हमने देखा कि भाई जो मुगल काल है, इस मुगल काल में मनसबदार व्यवस्था उनकी जातियों की संख्या के आधार पर, पदों के आधार पर उनका पद और वेतन को निश्चित किया था। मनसबदार के बाद अमीर, अमीर के बाद उमरा, इस तरीके से ये जो था मनसबदार आपका बढ़ता चला जाता। हर जगह आपको देखने के लिए मिले
औरंगजेब ने भी मनसबदारों में राजपूतों को अच्छा रखा और आपका बहुत सारे मराठा सैनिक भी उसकी फौज में थे। उसी प्रकार जहांगीर ने जो ईरानी लोग थे उनको उच्च पद पर रखा, और उसके बाद अकबर के समय में भी आपको देख सकते हैं कि बहुत पदों पर आपका कौन रहे, आपका जो राजपूत थे वो उच्च वर्गों में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। क्लियर है? देखिए, अभिजात वर्ग के रिश्तों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए एक जरिया था। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा प्राप्त करने के लिए जरिया था। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था। अगर मान लो मेरे को जाना है तो कोई अभिजात व्यक्ति होगा, उसके थ्रू मैं ही जा सकता हूं, जो बादशाह के सामने तज जी वहां प्रस्तुत करे, यानी कि उसको सामने प्रेजेंट करेगी भाई ये बंदा है और मेरा जानने वाला है। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता है तो उसे मनसब प्रदान किया जाता है। मीर बख्शी यानी कि उच्चतम वेतनदाता खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़े होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवार को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय मोहर और हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मोहर और हस्ताक्षर का आदेश तैयार करता था। मीर बख्शी भी अपनी मोहर और हस्ताक्षर करता था, उसी के साथ ये दोनों। केंद्र में अब दो नए महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवान ए आला वित्त मंत्री, उर्सद उर्सदूर यानी कि मशाल अर्थात अनुदान का मंत्री, और स्थानीय न्यायाधीश अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन अन्य सलाहकार के साथ मिलकर साम्राज्य का प्रशासनिक, राजकोषीय, मौद्रिक संस्थाओं का आकार प्रदान किया। चलिए आगे बढ़े। दरबार की नियुक्ति, तैनात ए रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान की प्रतिनियुक्ति की जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने का कर्तव्य से बंधे थे। दिन रात बादशाह और उसके घरानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठा लेते थे, यानी कि मेन काम था, जिस तरह की सिक्योरिटी होती है ना, जो ऑपरेशन करती है आपकी पैरा, जो हमारी जो आपकी टीम में पैरा ट्रूपर वगैरह जो टीम होती है, उसी प्रकार का इनका भी कुछ काम था अपना। ठीक है, सोचा था आपके साम्राज्य। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल शासन के मुख्य रूप में महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी करवार लेखक यानी कि वैश्यनसी समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जी और दस्तावेज तथा सभी शासकीय आदेश फरमान की आलेख करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजात तथा क्षेत्रीय शासक के प्रतिनिधि, वकील और दरबार की बैठक, पहर से स्थिति और समान, उच्च मनसबदार से समाचार पत्र, अखबारात के दरबार ए मुरमिल शीर्षक के अंतर्गत सभी कार्रवाई का विवरण तैयार करते थे। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जिनमें पदों पदवियों का दान, राजकीय शिष्टाचार, उपहार, किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा पूछताछ, राजा और अभिजात के सार्वजनिक व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने में सूचनाएं होती थी। सूचना, समाचार, वृतांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों का एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना, बांस के डिब्बों को लपेट कर रखकर कागज को लाकर
हरकतों कसीदारों वर्तमान में दिन रात दौड़ते रहते थे। काफी दूर की स्थिति में राजधानियों से वृत्तांत वास्तव को कुछ दिनों में मिल जाए। राजधानी से बाहर तैनात अभिजात के प्रतिनिधित्व अथवा राजपूत राजकुमार अधीनस्थ शासक के बड़े मनोयोग की उद्घोषणाओं की नकल करते, संदेश वाहकों के जरिए अपनी टिप्पणी अपने स्वामित्व को पार भेजे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यचकित रूप से तीव्र सूचना संचार करता था। तो ये इस तरीके की थी, कैसे मांस के डब्बे थे, कैसे दिन रात दौड़ते रहते थे, राजधानियों में चीजें कैसी थी, अभिजात लोग, शासक वर्ग, सैनिक कैसे लगे हुए, सब इसमें दिखाई। अब महत्वपूर्ण चीज है, नया टॉपिक बदलने जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन अब दो प्रकार का था। ये जो हमने शासन पढ़ा ये अब तक केंद्र का था। अब केंद्र के बाद प्रांतों में क्या हो रहा था, जहां पर प्रांतों में क्या होता था, जो प्रांत होते थे, देखिए जो मुगल आपका सल्तनत थी, जो तो आपका सेंट्रल की पावर थी, सेंट्रल की पावर में आपके बादशाह बैठता था, मुगल बादशाह। उसके जो आपके राज्य होते थे, राज्य में जो राजकुमार थे या उनके सगे संबंधी या कोई बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को क्या करते थे, आपका दीवान और सूबेदार बना के भेजते थे। यानी कि सत्ता को दो पार्ट में डिवाइड किया, दीवान और सूबेदार। ध्यान दीजिए, एक था दीवान, एक था सूबेदार। अब होता क्या है, दीवान के पास था राजस्व यानी कि पैसा, इसके पास थी फौज। ये दो व्यक्तियों के पास था बंटवारा, यानी कि अगर आप प्रांत जा रहे हैं तो दो व्यक्ति को भेजना पड़ेगा। राजस्व के लिए व्यक्ति अलग जाएगा जो पैसे इकट्ठा करेगा, टैक्स पहुंचाएगा, और जो उसकी रक्षा करेगा वो व्यक्ति अलग होगा। यानी कि इस तरीके से इन्होंने प्रांतीय व्यवस्था बनाई थी कि अगर कोई एक विद्रोह करे तो दूसरा उसको दबा दे। दीवान सूबेदार बने रहता और सूबेदार दीवान। क्लियर है? और जब भी अगर कोई एक भी इनमें से कमजोर हुआ वो इस पे हावी होता था। अब देखिए, केंद्र में स्थापित कार्यों का विभाजन प्रांतों में यानी कि सूबा, प्रांतों को ये आपका सूबा भी कहते थे, दोहराया गया था। यहां भी केंद्र के समान मंत्री के अनुरूप दीवानी, बख्शी और सद्र थे। कौन थे? दीवानी पढ़ रहे हैं, बख्शी यानी कि सूबेदार थे, और सद्र थे। प्रांतीय शासन का मुख्य प्रमुख गवर्नर यानी कि सूबेदार होता था। प्रमुख रूप से कौन चला रहा है इसको? सूबेदार चला रहा है, यानी कि जो डिफेंस वाला है, ठीक, जो सीधा बादशाह का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा है, यानी कि ध्यान दीजिए, केंद्र, केंद्र के बाद सूबा, और सूबे के बाद सरकार। यानी जिस तरह जिला और जिले को हम तहसील यानी कि परगना में बांट देते हैं, कई सूबों को कई सरकारों में बटा हुआ है। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारी के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों के विशाल घुड़सवार फौजी तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना यानी कि उप जिला, जो आपके तहसील लेवल पर होता है ना, अभी परगना कि स्थानीय प्रांतीय शासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिनियम द्वारा, यानी कि कानूगो। जिस तरह से वहां दीवान है, तहसील पर कौन है? कानूगो, जो राजस्व को रखने वाला है। चौधरी, राजस्व संग्रहण का अधिकारी। कानूगो कौन हो गया कि भैया कहां से कितना टैक्स आएगा ये बात कलेक्शन देगा, चौधरी उसको वसूलेगा। और काजी, काजी का काम था न्याय करना, ठीक, और काजी द्वारा ये सारी चीजें की जाती। तो आज भी आप देखते हैं कुछ, देखिए ऐसे प्रेशर मिलता है। केंद्र है, केंद्र में सेंट्रल पावर, उसकी व्यवस्था है। उसके बाद मुख्यमंत्री की पावर है, आपके राज्य व्यवस्था। उसके बाद जिला है, और जिले के बाद तहसील है। ऐसी तो व्यवस्था फैली हुई है। जिले पर डीएम है, क्लियर है, यानी कि डीएम हो गया दीवान, और एसएसपी हो गया आपके सूबेदार, क्लियर हो गया। उसके नीचे आप आ जाओ, जिसके हम सरकारों की बात कर रहे हैं, इसको हम आपके परगना कह रहे हैं। परगने में एसडीएम और सीओ आ गए, क्लियर हो गया।
इस समय क्या रखा गया, कानूनगो जो था, आज भी कानूनगो का पद है, ये राजस्व का ही आपका निर्धारण करता है कि कहां से कितना राजस्व आ रहा है और कितनी राजस्व की जमीन है। तो कानूनगो की जिम्मेदारी थी राजस्व की, चौधरी की जिम्मेदारी थी जो कानूनगो ने रेक्टिफाई किया है कि कहां से कितना राजस्व आएगा उसको कलेक्ट करने की, और जो काजी था, काजी का काम था न्याय, जज का काम करता था काजी। इस व्यवस्था को लिखिए, बड़ी महत्वपूर्ण है ये व्यवस्था, देखेंगे आप, इसको समझ आएगी आपको ये व्यवस्था। देख लिया आप लोगों ने, तो सूबेदार का पद महत्वपूर्ण था प्रांतों में, सूबा बटा हुआ था परगनाओं में, और परगनाओं को थे 3 आदमी, जो आपका एक थे आपके कानूनगो, कानूनगो का मतलब था और राजस्व संबंधी चीजों का ब्यौरा, लेखा जोखा रखना, तैयार करना, जो आज भी पद है। और उसके बाद एक पद बनाया गया चौधरी, जो आपका राजस्व प्रभारी था, जिसको हम आपका पटवारी के रूप में देख सकते हैं। एक बना काजी, जो आपका न्याय का काम करता था। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बहुत सहायक समूह, लेखा परीक्षा, संदेश वाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। एक समूह था जो लेखाकार थे, लेखा परीक्षक थे, संदेश वाहक आज भी होते हैं ना, कानूनगो होता है, पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, जिले में संदेश वाहक काम करते हैं, कुछ बहुत सारे क्लर्क होते हैं। तो ऐसे आपको उस जमाने में भी सारी व्यवस्थाएं थी, ठीक है। और प्रत्येक शासन में जो डाकिया आप देखते हैं, जो डाक का काम होता है, पत्राचार, सरकारी पत्राचार होता है, तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानवीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे, प्रचुर संख्या में लिखित आदेश प्रंता को तैयार करते थे। सर्वत्र फारसी को ही शासन की भाषा बना लिया, लेकिन ग्राम लेखा जोखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। मुगल इतिहासकारों ने प्राय बादशाह और उसके बाद के ग्राम स्तर को संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है। जैसा कि आपने देखा है कि अध्याय 8 इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सही है। कह रही ये व्यवस्था ऐसी है यहाँ तनाव ना हो या टेंशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि के बीच कई बार संसाधन और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष का रूप ले लिया। किस चीज को लेकर? रिसोर्सेज एंड पावर को लेकर उनका हमेशा क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिस्टर्बेंस होता था आपस में। जमींदार प्राय राज्य के खिलाफ किसानों को समर्थन संगठित करने का सफल रहते थे। देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। अब सीमाओं के पार क्या था जो आपने देखना है, कि सीमाओं के पार की जो कहानी है, उस कहानी पर थोड़ा सा गौर कीजिए। इतिवृत्तियों के लेखकों ने, क्लियर है, लेखकों ने मुगल बादशाहों के द्वारा धारण की गई गुजमान पदवियों को सूचीबद्ध किया गया है। इनके अंतर्गत बादशाह राजाओं का जैसे सामान्य पदवी अथवा जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला अथवा शाहजहां यानी कि विश्व का राजा जैसी अलग अलग राजाओं की अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थी। मुगल बादशाहों के अविभाजित क्षेत्र, क्षेत्रीय यानी कि राजनीतिक नियंत्रण के दावों के दुल्हाने से के लिए इतिहासकार प्राय पदवी और उनके अर्थों का हवाला देते थे, लेकिन यह समसामयिकी इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक रिश्ते और संघर्ष का विस्तार देते थे, जिन्हें प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय रियासत की वजह से शुरू किए गए राजकीय प्रतिद्वंद्विता का चलते थे। तो ये सारे कैसे चीजें थी, एक दूसरे के साथ तनाव, ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं कि सीमाओं के पार भी क्या कुछ होता था। ठीक, देख लिया। तो इस तरीके की पूरी संरचना और स्थिति को हम देख लेंगे, जान लेंगे, विचार कर लेंगे कि क्या हुआ, संरचना कैसे कुछ था। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।